और इसकी तौसीक आर्मी चीफ की जानिब से भी कर दी गई। जनूब अल-बहर अल-अहमर व खलीज अदन वल मवानिअ। Stability is precarious. Turkey has been rocked by protests. The BRIC nations are sagging. अमेरिका को नहीं, पाकिस्तान और भारत ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम साइट इन साइट। एक तवील अरसे के बाद हम दोबारा प्रोग्राम साइट इन साइट के इस सिलसिले को आपकी खिदमत में शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम मुल्की, इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल और मंजरनामे पर गुफ्तगू करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम जो तज्ज़िया आपके सामने लेकर आएँ उसमें तमाम पहलुओं का अहाता करें और हकीकत से करीब तर जो तज्ज़िया है वो आप सबकी खिदमत में हम पेश करें। आज के प्रोग्राम में हम जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है और मौजूदा जो सियासी हलचल है, ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद और उससे जुड़े तमाम डायनामिक्स, उससे पसपर्दा जो उसके मुहर्रकात और उसकी तमाम जो डायमेंशंस हैं, हमारी कोशिश होगी कि आज हम उसको कवर करें। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब। खालिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। जो हजरात नवाज स्टूडियोज़ और खिलाफत मीडिया के रेगुलर व्यूअर्स हैं, खालिद साहब की ज़ात जो है उनके लिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। गुज़िश्ता 30 साल से तालीम व ताल्लुम कुरान से वाबस्ता हैं और हालात हाज़रा पर भी एक गहरी निगाह रखते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और खालिद साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। खालिद साहब, वतन अज़ीज़ में जो सियासी दायरे वजूद में आते रहते हैं, तो इसी तरह से एक और बड़े अहम मुकाम पर मालूम होता है कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो आ खड़ी हुई है। और अभी जो तहरीक अदम एतमाद और इससे जुड़ी जो भी सियासी मंजरनामा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। जो रोज़ बरोज़ की डेवलपमेंट्स हैं, रोज़ बड़ी तेज़ी से एक सियासी उफुक पर चेंजेस रुनमा हो रहे हैं। ये बताइए कि अगर हम गुज़िश्ता 3.5 या 4 साल के जो अरसा है, बिलखुसूस जो 2018 के इलेक्शन के बाद का जो भी सियासी मंजरनामा है, इस दौरान अगर हम इसको रिकैप करते हैं तो ये बताइए कि पाकिस्तान का जो सियासी उसका जो फेज़ है या जो पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें हैं वो इस अरसे में क्या वो मजबूत हुई हैं या वो कमज़ोर हुई हैं? और अगर वो मजबूत हुई हैं तो उनकी मजबूती के कौन कौन से अवामिल हैं, कौन कौन से मुहर्रिकात हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। सियासी क़ुव्वतों से मुराद शायद आपकी जमहूरी क़ुव्वतें हैं। तो देखें, बहरहाल जो भी जमहूरी क़ुव्वतें हैं हमारे मुल्क में, हम आमतौर पर सियासी पार्टी के उन्वान से ही उन्हें जानते हैं। तो चूँकि सियासत का ताल्लुक सियासी पार्टियों से बाहर भी है, असल में मीडिया भी उसमें आएगा, नजरी सियासत तो वो भी करता है। तो हमें यानी जमहूरी अक़दार की बात करनी चाहिए कि जमहूरी अक़दार परवान चढ़ी हैं, पीछे गई हैं। तो मेरा सवाल अगर इस तरह हम सामने रख लें तो बात ज़रा वसी तनाजुर में हो सकेगी। तो वैसे तो पूरी दुनिया में एक रुझान आया ना पिछले 8-10 सालों में, और अगर पाकिस्तान के एतबार से देखें तो ये ईरा जो छन के हमारे सामने आता है वो तो 2018 ही से आता है, लेकिन ये कि एक प्रोसेस है, उसको अगर हम देखें तो ये 1999 से चला या पाकिस्तान के साथ साथ ही चल रहा है। और वो है असल में यही जमहूरी अक़दार के मुकाबले में आमराना जो एक सोच होती है, इसका टकराव है और ये पाकिस्तान में मुसलसल चल रहा है। और जैसे जमहूरी क़ुव्वतें आपने कहा या जमहूरी अक़दार कहा, वो हमेशा यानी वो कभी भी पाकिस्तान में ऐसी मजबूत नहीं रही है कि इसके मुकाबले में खड़ी हो सकें। आप देखें, अगर आप आइन, इंडिया ने 2 आज़ाद हमारे साथ हुआ और 1949 में अपना आइन बना लिया, तो हम 56 तक नहीं बना सके, और जो ही बनाया तो फिर 58 में मार्शल लॉ लग गया, आइन फिर जो है वो मनसूख कर दिया गया। 62 में जो आइन बना वो कोई कौम के उमंगों का आइनादार नहीं था, वो एक मार्शल लॉ के यानी छतरी तले से वाहिद की उमंगों का तर्जमान था, यानी कौमी उमंगों का तर्जमान नहीं था, तो बल्कि वो एक फ़र्द वाहिद की उमंगों का तर्जमान था। फिर ये जो 73 का आइन बना, इसको आप कह सकते हैं कि ये अवामी जो नुमाइंदगान थे उन्होंने बनाया, लेकिन इसमें तरमीमें, कदगने, जो है ना मुख्तलिफ जो है ना 58 2 बे का गलत इस्तेमाल वगैरह वगैरह, ये सिलसिला चलता रहा। तो ये एक कशमकश आपको नज़र आएगी, जमहूरी अक़दार वर्सेस आमराना सोच। तो इसमें होता यही रहा है कि चूँकि अवाम के अंदर एक जमहूरी अक़दार का मेलान रहा है, तो दिखावे के लिए जमहूरी पार्टियाँ तश्कील दी जाती रही हैं और अपने गमलों में तैयार की जाती रही हैं और अफराद भी तैयार किए जाते हैं। अच्छा, हादसे ये होते रहे उस आमराना सोच के एतबार से देखें कि जिसको आप तैयार करते हैं तो वही कुछ अरसे के बाद जब उसे आवाम से पजीराई मिलती है, वो उसे वाकई अपना नुमाइंदा समझ लेते हैं,
तो आप उससे ख़तरा महसूस करने लगते हैं कि इसको अगर जो कुव्वत हमने दी है वो कुव्वत अगर इसे आवाम से मिल गई तो ये हमारे हाथ से फिसल जाएगा। और ये जो खुफिया एजेंडा होता है ना, उसके अंदर एक खौफ हमेशा मौजूद रहता है, और खौफ फिर आपको प्रीएम्प्टिव मैयर लेने पे मजबूर करता है। यहाँ से फिर अवामी नुमाइंदे और आपके दरमियान जो है ना एक गलतफहमी जन्म लेती है, जो फिर किसी नए सियासी हादसे पे मुंतज होती है, जो उसमें फिर वो 1999 वाले मार्शल लॉ को ले आए जो परवेज मुशर्रफ ने लगाया था, ठीक, और फिर 2001 में यू टर्न, ये जहन में रखें। ठीक, तो यहाँ से एक सोच चली है पाकिस्तान के बारे में, यार ये जो भी हमने अवामी तजर्बा किया है, अगरचे कि अपने परवरदा लोगों के हाथों किया है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो हमसे बागी हो जाते हैं। तो ये सियासी पार्टी वाला निज़ाम जो है ना, इसको ख़त्म करके चाइना मॉडल, असल सोच तो ये थी जो हमने देखा, जिसको हमने कामयाब समझा, वो चाइना मॉडल है, जो असल में वन पार्टी रूल है, यानी एक पार्टी के अलावा कोई और हुकूमत होती ही नहीं, सॉरी पार्टी नहीं होती। और फिर उसको हमने इस्लामाइज किया, इस्लाम में भी एक ही पार्टी है, यानी इस्लाम के साथ भी खेल खेला, ख्वाहिश उमंग मफाद अपना, लेकिन ये कि ऐसे दानिश्वर के जो जी एक ही पार्टी होती है, कुछ सादा लो हम जैसे वो भी फिर उसमें शामिल हो जाते हैं कि जी एक ही पार्टी होती है। तो वो फिर उसके तहत असल में कभी कौमी हुकूमत, कभी जो है ना गुलदस्ता की आदत, कभी बांग्लादेश मॉडल, ठीक है ना, ये चलती रही। पीछे असल में जो अगर उसे खालिस पॉलिटिकली डिफाइन करें तो वो ये सोचती वन पार्टी रूल, ठीक है। फिर इसने आके एक जो मुतशक्किल होने की शक्ल इख्तियार करने की सूरत की, ये प्रोसेस है जो 2011 में शुरू हुआ है, जब लाहौर का इमरान खान साहब का जलसा हुआ। उनकी अपनी उमंगें थी, यानी पाकिस्तान, यानी इमरान बनी वो एक बेसिकली खिलाड़ी, वहाँ से उन्हें शोहरत और वो जिस तरह भी मिले उसका क्रेज़, सही। फिर उस जज्बे ने, जो जज्बा मुहर्रिका उन्हें सियासत में ले आया, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अब आप कैसे खबरों में रहेंगे, अखबारों के फ्रंट पेज की जीनत कैसे बनेंगे, आपने रिफाई काम किए, उससे भी वो चीज़ नहीं होती, तो आपने डेफिनेटली फिर सियासत में आना है। तो आपकी अपने बस कुछ यानी एम्बिशंस हैं, तो आपको पता है कि हमेशा ठग जो होते हैं ना, वो आपको अपने आपके लालच पर आपको ठगता है, ठीक है। तो वो एक बना बनाया खिलौना उनको मिल गया, तो वन पार्टी रूल का वो था, और ये समझा गया कि ये इनको तो बस अपनी शोहरत से गरज है और ये हमारा काम, यानी हमारे काम के बंदे हैं। तो यहाँ से उनकी प्रोजेक्शन का अमल शुरू हुआ है, या उनको बनाने का अमल शुरू 2011 ऑनवर्ड, ठीक है। जो अनासिर पीछे कार फरमा थे वो मतलब उनको आप कहें, आप स्टैब्लिशमेंट ना कहें, मुफाद प्रस्त अनासिर कहें, जो किसी भी स्टैब्लिश इदारे के अंदर घुस के अपनी जगह बना लेते हैं, सही है, ठीक है। तो आप उसे नेटवर्क कहें, एक ख़ास सिस्टम के लोग कहें, ये लोग थे जो उसके पीछे थे, और बाज़ बिजनेस से मुताल्लिक लोग भी थे, मीडिया से मुताल्लिक लोग भी थे, कुछ उनके दीवाने आशिक भी थे, और ज़ाहिर है जो भी नौजवान होते हैं वो तब्दीली के ख्वाहिशमंद होते हैं, ये पूरी दुनिया में ट्रेंड होता है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। वो तो आप देखें अमेरिका से लेके ये पूरी दुनिया का ट्रेंड होता है, तब्दीली इंसान पसंद करता है। तो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके फिर 2014 धरने, उसके बाद फिर ये एक जो है ना कभी एक ऊपर कभी दूसरा, फिर पनामा, करते करते 2018 में जाके वो हमारा आइडियल निज़ाम आ गया। लेकिन अभी बहुत सारी उसके अंदर मसाइल थे। नज़र तो 2008 में आ गया था कि ये जो मीडिया जिस तरह की मुशर्रफ साहब ने इसको आज़ादी दे दी है, तो ये जो भी जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको ये भाता नहीं है, इस पे कदगने आएंगे, उसमें मिसफिट है जी, उसमें मिसफिट है, ठीक है। और अंदाज़ा पुराने तजर्बे की रोशनी में ये होता था कि ये जमहूरियत का वक्त बहुत महदूद है और मार्शल लॉ लगेगा, ठीक है। लेकिन वो आपने हाइब्रिड वाला एक निज़ाम बना लिया, ये जो मार्शल लॉ से बदतर था, क्योंकि मार्शल लॉ में बहरहाल सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आता है, ठीक है ना। तो मार्शल लॉ में भी कुछ ना कुछ जमहूरी रवैये आपको रखने पड़ते हैं और कुछ लोगों को साथ जोड़ना पड़ता है। यहाँ तो सारा इल्ज़ाम किसी और पे जाना था, ठीक है। तो यानी ये उससे बदतरीन निज़ाम था। ऐसा जो है ना अयूब खान का तो हमने देखा नहीं, हो सकता है वो क्योंकि वो जो साहब थे जो पंजाब में, वो जो इधर मगरबी पाकिस्तान में नवाब ऑफ कालाबाद साहब, तो उनको वो बड़े कुछ कहते हैं सख्त मिजाज थे, ठीक। तो पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, हमें इतना नहीं अंदाज़ा, लेकिन जो हमने ये देखा है ना, तो ये 70 के बाद जो है ना सबसे बदतरीन फिस्ताई दौर ये गुजरा है 2018 से 2022 तक।
और के बाद लोग कहते हैं कि ज़ियाउल हक के दौर से भी ज़्यादा ज़ियाउल हक का तो मतलब उसमें तो ठीक है, कुछ ना कुछ था, जो उस वक्त प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, तो उसमें हमने देखा जी कोई खबरें जो है ना कुछ अखबारों में वो आ जाती थी, यानी वो पेज खाली आ जाए, कॉलम खाली आ जाता था, यानी सेंसर हो गई, पता लगता था सेंसर हो गई। तो यहाँ आप देखें ना, जो लोग आज़ादाना राय रखते थे उनको निकाला गया, नौकरियों से निकाला गया, मेन स्ट्रीम मीडिया से हटाया गया, ये सारा कुछ हो गया। तो ये असल में वो मार्शल लॉ की जगह पे इस तरह का एक निज़ाम लाकर, तो उससे काम सारा वही आमराना लिया गया। ये बदतरीन फिस्तायत का दौर है, और ऐसा मार्शल लॉ शायद पाकिस्तान में भी नहीं, यानी इस तरह के इम्पैक्ट के साथ कभी नहीं आया था। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए जो असल मंसूबा था वो तो 2028 तक का था, पूरा निज़ाम मैच्योर कर देना था, और 2028 तक आपने सारी सियासी पार्टियां ख़त्म करनी थी। 10 साल प्लान का हिस्सा 10 साल प्लान का हिस्सा था ये सारी सियासी पार्टी, यानी ये चाइना मॉडल, ईरानियन मॉडल, ये खुद खान साहब कह रहे थे मेरे साथ वादा 2028 तक का है। ये मतलब हम कोई तुक्के तो नहीं लगा रहे, ये सारी वो बातें जो अंदर रिकॉर्ड हैं। तो उसमें तो फिर यही बनना था ना कि जी वन पार्टी रूल। सही है। वो अगर नाकाम हो गया है, और ये जो हालात जो बन गए हैं, जो कुछ अभी नजर आ रहे हैं फौरी तौर पर, आगे क्या होगा हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि बहरहाल कभी आप पलट के भी तो झपटते हैं। सही। और जो मतलब है जिस तरह के हमारे रुझानात मेलानात स्टैब्लिशमेंट के होते हैं, मारूफ मानी में जिसे स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, तो वो पलटना झपटना तो फिर इस जंग का हिस्सा है ना। तो अगर कोई पलटने और झपटने वाली बात नहीं है, तो फिर आप ये समझें कि जमहूरी अक़दार को, यानी एक रेजिस्टेंस आई है और जमहूरी कुव्वतों ने ताकत पकड़ी है, मुअस्सर हुए हैं, उसका नतीजा है कि वो पूरा प्लान चौपट हुआ है। सही। अगर आगे हालात इसी मुस्बत रुख पर आगे बढ़ते हैं, और इसलिए मैंने अक़दार की बात की थी, जमहूरी पार्टियों की बात नहीं की थी, सियासी पार्टियों की बात नहीं की थी, कि इसमें सियासी पार्टियां उनका रोल इतना अहम नहीं है। फिर कौन से तबके का रोल? बल्कि इसमें आप अगर ये क्रेडिट मिलना चाहिए, साफियों का रोल है, मीडिया पर्सन्स का। मैंने मीडिया का रोल नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल नहीं है। सही। मेन स्ट्रीम मीडिया को लेके चलते हैं जो मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज के जो मालिकान हैं वो स्टैब्लिश्ड इदारों के साथ स्टैब्लिश्ड ताल्लुकात रखते हैं, वो उनसे दाएं और बाएं नहीं हो सकते। ये आप लोग गिन लें जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया, सही। ये तो फिर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उन्हें मिल गया, ठीक है ना। कैस जंगल में अकेला नहीं हुआ, मतलब तय तो ये था कि कैस जंगल में अकेला मरे, लेकिन कैस जंगल में अकेला नहीं हुआ, वहां और दीवाने मिल गए, ठीक है। वो उनके आपस में शायद कनेक्शन भी हो गए, और फिर ये जो यूट्यूब चैनल्स बन गए, ये हो गया वो हो गया, जिन लोगों ने आवाज़ें बुलंद की, जिन्होंने मारें खाई, जो उठाए गए, मिसिंग हुए, तो ये तो सारी जंग उन्होंने लड़ी है, कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। और सियासी पार्टियों में भी कुछ दीवाने वर्कर्स थे जिन्होंने इस जंग में उन लोगों का भरपूर साथ दिया है। सियासी पार्टियां तो कोई बयानियां भी नहीं दे सकी। एक नवाज शरीफ है, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो को उसकी पार्टी लेके नहीं चल सकी, मेरे हिसाब में तो नहीं लेके चल सकी। सही, ठीक है ना। वो उसकी बेटी वो खड़े रहे या खड़े हुए, और उसके बाद सारा इसको जो ताकत दी है या इन अक़दार को मजबूत किया है या इनके लिए रेजिस्ट किया है, मज़ामत पैदा की है, तो वो आपके जो है ना। और बड़ी खुशी की बात ये, एक और यानी पार्टी की हैसियत से अगर ये किसी ने काम किया ना, तो वो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है। सही, ठीक है ना। यानी ये क्रेडिट यानी जो जाता है तो सियासी पार्टियों में मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को। सही। और इधर जो है ना नजरी सियासत करने वालों को, मैं जो मीडिया पर्सन्स जिन्होंने के अपनी नौकरियां गिनवाई हैं, सही, और इसके लिए स्टैंड किए। बाकी भी बहुत कुछ हुआ है, मैं सिर्फ में एक मोटी बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप मज़ामत करते हैं तो तशद्दुद का हर हरबा इख्तियार किया जाता है जो एक डिक्टेटर के बस में होता है। तो इस एतबार से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की हैसियत जो है आलम इस्लाम के बाकी जो ममालिक हैं, जिस तरह हम बांग्लादेश में देखते हैं कि वहाँ पर अमलन जो है वन पार्टी रूल जो है आ चुका है। यही बांग्लादेश मॉडल था, अरब ममालिक में बहुत अरसे से पुराना, वो तो बादशाहों वाला है। लेकिन पाकिस्तान की हैसियत इस हवाले से एक मुनफरिद है और काफ़ी मुस्बत रोल प्ले किया फिर पाकिस्तान के अवाम ने या जमहूरी इक़दार रखने वाले ये लोगों तो ने। हमारी जमहूरी इक़दार आज की नहीं है, ये कोई मतलब ये कोई आपने मुल्क कहाँ से आपने मुल्क इसी उसूल पे बनाया है। ठीक है, ठीक है। और ये असल इसका ताल्लुक तो इंसानी शऊर के साथ है, बेसिकली सियासी शऊर के साथ है। देखिए बेसिकली दुनिया का एक ट्रेंड है, और दुनिया का ट्रेंड अब यानी जब आप ग्लोबल विलेज कहते हैं तो दुनिया का ट्रेंड से आप लाताल्लुक तो नहीं रह सकते। तो
तो चूंकि इंडिया बहरहाल सियासी तौर पर भी, यानी मैं मुत्तहिदा इंडिया की बात करूँ, सियासी तौर पर भी, इल्मी तौर पर भी और बासलाहियत लोगों के एतबार से भी वो बाकी मुस्लिम वर्ल्ड से हमेशा आगे रहा है। ठीक है, वसाइल भी एक ज़माने में बहुत थे, यानी आप सऊदी अरब भी आपकी खा रहा था तेल निकलने से पहले जी। तो अब आप अगर दुनिया के एतबार से देखेंगे तो दुनिया के साथ इंटरेक्शन भी है, तो उस चीज़ की वजह से वो जमहूरी अक़दार यहाँ पे पहले ही से बड़ी मजबूत थी। पाकिस्तान बनने से, आखिर पाकिस्तान बना ही जमहूरी रवैयों के नतीजे में ना, यहाँ पे कोई इनकलाब के नतीजे में तो पाकिस्तान नहीं बना है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान इस एतबार से यानी सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सोसाइटी है। ठीक हो गया ना। ये चीज़ बहरहाल जो हमारे साबका हुक्मरान थे उनको भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जितना सियासी शऊर का फुकदान होगा इतनी गुलामी जो है ना आसान होगी, डिक्टेटरशिप इतनी आसान होगी और मुस्तहकम होगी। सही है, ठीक है ना। और जितना सियासी शऊर बढ़ता चला जाएगा, अपने हुकूक का एहसास होता जाएगा, शऊर बढ़ेगा, इतना ही जो है ना डिक्टेटरशिप मुश्किल होती चली जाएगी। सही। खल साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जैसे जैसे हुकूमतों को वक्त, इसमें एक जुमला रह गया मेरा, वो जो आपके उसमें जी, ये देखें मुस्लिम लीग तो बनी 1906 में, जो मुस्लिम लीग बनी थी वो कोई सियासी पार्टी उस तरह की नहीं थी। वो तो जब कायदे-ए-आज़म आए तो वो समझे 1930-35 के बाद मुस्लिम लीग एक बाकायदा अवामी जमात बनी है। तो उससे पहले मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसकी लीडरशिप उलमा के पास थी। अब मैंने जिक्र किया ना मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है, और उनकी पार्टी, तो ये कौन सी रवायत लेके चल रहे हैं? ये कोई पाकिस्तान बनने के बाद की रवायत नहीं है। ये जो अंग्रेज के खिलाफ सारी मज़ामत हुई है, ये उस रवायत के अमीन है, जमीयत उलमा हिंद की, जो जमीयत उलमा हिंद, ठीक है ना। ये शेखुल हिंद हूँ, या ये कि उससे पहले या उसके बाद जितना कुछ हुआ है, दारुल उलूम देवबंद, जो एक तो ये ना, अब दारुल उलूम जो आप देखते हैं जिनमें जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक वो जो दरख्त के नीचे एक आदमी ने जो है वो एक काम का आगाज़ किया, वो एक पूरी तहरीक है अपने अंदर, मज़ामत की तहरीक है। और वो यूँ समझिए आप शूट है उसकी कि जो तहरीक शहीदैन थी। तो ये हमारी बड़ी बहुत तवील तारीख है, जिसका एक जो है ना असासा है हमारा, जो हमारे माजी का, कि जिसके हम अमीन हैं। और ये सारा इस वक्त बहरहाल उसकी जो है ना वो स्ट्रेंथ, या ये कहने के उन अक़दार के अमीन होने का इजहार अगर किसी शख्सियत या उसके ज़रिए से हुआ तो वो फजलुर रहमान हैं। यानी इसका क्रेडिट उनको जाना चाहिए, मतलब ये उस पूरे सिलसिले को जाना चाहिए ना। बिल्कुल सही, ठीक है ना। उस सिलसिले के यानी उनके सियासी सोच, अप्रोच, गहराई गिराई, तो वो उस माजी के साथ जुड़ी हुई है। सही। खल साहब, पाकिस्तान में जब हुकूमतों को एक अरसा गुजर जाता है इक़्तिदार में आए हुए, तो हम देखते हैं कि तकरीबन शुरू का तो जो 6 माह 1 साल का पीरियड है वो तो इतनी उस तरह से डिस्टर्बेंस नहीं होती, लेकिन बाद में जब एक टाइम उनको गुजरता है, ख़ास तौर पर तीसरा और चौथा साल किसी भी हुकूमत का, वो बहुत नाजुक होता है। हमने पिछले 2-3 अदवार में ये देखा। तो क्या वजह है कि हमारी हुकूमतें वक्त गुजरने के साथ साथ मजबूत होने के बजाय वो मज़ीद कमज़ोर होने लग जाती हैं, और बस यही लगता है कि बस हुकूमत आई के गई? ये इसकी क्या वजह है कि हुकूमतें हमारी डगमगाने लगती हैं? असल में देखें, वो ये मसला है ना कि आवाम को वो कुछ लारे लप्पे लगा के, कुछ झूठे सच्चे वादे करके, कुछ उम्मीदें दिला के, वैसे भी हमारे सियासतदान मुदब्बर सियासतदान तो नहीं है, सही, ये आलमोस्ट पॉलिटिकल एनिमल है। तो वो अपने वक्ती उन चीज़ों को देख के तो लोगों को लारे लप्पे लगा देते हैं। तो जो पहले ही बजट में सारे जो है ना मायूसी का लोग शिकार हो जाते हैं, तो सियासी पार्टी की सारी ताकत आवाम है। आवाम के अंदर जब उनके हवाले से मायूसी आने लगती है, तो ये वो टाइम होता है कि उनको फिर डिक्टेट करने की पोजीशन में ताकतवर हल्के आ जाते हैं। ठीक है ना। वैसे आपको और मुझे जाके ये तीसरे और चौथे साल नज़र आते हैं। ये पहले साल ही प्रोसेस शुरू हुई है, आपके पास पहले 6 महीने हनीमून पीरियड है, उसमें अगर आप कुछ कर लें तो कर लें, और उस वक्त आप कर नहीं सकते। अभी आपके पास वो, यानी आपके पास अगर कौमी असम्बली में सीटें हैं तो अभी सेनेट में नहीं होती। ठीक है, उधर आपने वादे इतने बड़े किए होते हैं कि जिनके वसाइल नहीं होते। तो आप सच, यानी आप आवाम के, आपने आवाम को कभी
हकीकत बताई नहीं होती ना। जब आप अपोजिशन में हैं उस वक्त हुकूमत की मुखालफत की वजह से हर इल्ज़ाम आप हुकूमत को दे देते हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको इग्नोर करते हैं, आवाम को नहीं बताते। मुखालफत बराए मुखालफत मतलब आपको पता होता है कि हुकूमत की मजबूरी है ये कदम उठाना, उस वक्त आप उसकी हमायत नहीं करते या उसको जस्टिफाई नहीं करते। आवाम को आप लारा लप लगाते हैं अपने हमदर्दी लेने के लिए कि ये हुकूमत गलत कर रही है। तो जब आप आते हैं तो वो फिर उसी पार्ट तले आप आ जाते हैं। तो एक तो चीज़ ये होती है और दूसरा वो बहरहाल शातिर का अपना इरादे होते हैं और उन इरादों के तहत वो इनको उल्लू बनाते हैं बड़े आसानी से, इनकी इसी शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से। सही। तो सियासी पार्टियों का तो एक मसला तो ये होता है। दूसरा मसला सियासी पार्टियों का ये भी है कमज़ोरी का कि चलें आप फौरी तौर पे नहीं कर सकते तो आप 3 साल के बाद भी कर लें, लोगों को शोर दें, बताएं ये है वो है, लेकिन उस वक्त आप ब्लैकमेल हो रहे होते हैं किसी और के हाथों। क्यों? आपकी पार्टी ताकतवर नहीं है। आप बहुत हिम्मत करें तो एक जुलूस लेके इस्लामाबाद से वापस लाहौर चले जाते हैं कि मुझे क्यों निकाला। ठीक है ना। अभी कल की बात है, जो एक हुकूमत ने फाउल प्ले किया, हुकूमत ने किया या जिसने किया, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट्री लार्जिस के अंदर फौज पुलिस दाखिल हुई, वो जो भी पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ, तो उसको मतलब किसी जमात कोई कुछ नहीं कर सकी। फजलुर रहमान साहब ने कदम उठाया ना जी, रातों रात मसला हल हो गया। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? ये वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है, ये लोगों को सड़कों पे लेके आ सकती है। और लोग सड़कों पर क्यों, जिस वजह से भी आए, चलें वो उनका एक और वो मजहबी बैकग्राउंड भी है, उसको छोड़ें, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को सड़कों पर कैसे लेके आ सकती है? उसका तो मजहबी बैकग्राउंड नहीं है, वो कैसे लेके आ सकती है? वो जब लोगों को उनके हुकूक का शऊर देगी, पहली बात जब उन्हें हुकूक का शऊर देगी तो डेमोक्रेसी जो वो चाहती है कि मुल्क में हो, ठीक है ना, शिरकत इक़्तिदार सबको हासिल हो, तो वो अपनी पार्टी में उस डेमोक्रेसी को क्यों नहीं पसंद करते? वहां खानदानों की अजारादारी क्यों बनाई गई है? ठीक है, निज़ाम चलता रहता है, निज़ाम चलेगा, आपकी मानेंगे लोग। आप कहें इसको टिकट दो तो लोग टिकट मिल जाएगा उसको, आप कहें इसको सदर लगा दो पिंडी का, वो सदर बन जाएगा, चलेगा निज़ाम। लेकिन जब प्रेशर आएगा तो ये सदर साहब क्यों रेजिस्ट करें? ठीक है ना। या इस सदर के कहने पर जो आपका मकामी कारकुन है वो क्यों बाहर निकले? तो अगर उस सदर को आवाम ने लगाया होता, आपने ना लगाया होता, यानी डेमोक्रेसी आपकी पार्टी में होती, आपने लोगों को ऑनरशिप दी होती, जैसे आप कहते हैं मुल्क की ऑनरशिप हमारी है, ग्रास रूट लेवल से जी। तो असल तो डेमोक्रेसी ये है। ठीक, आप अपनी पार्टी के खुद ऑनर बने हुए हैं, इस ऑनरशिप को आप कारकुन को क्यों नहीं देते? ठीक है ना। तो जब आप कारकुन को ये ऑनरशिप देते हैं तो कारकुन को लगता है यार मेरी मर्जी चल सकती थी कि फलाने बंदे ने नहीं चलने दी, फिर वो उसका हक मारा जाता है, उसके अंदर एक गैरत पैदा होती है, वो खड़ा होता है। तो हक तो आपने भी उसे नहीं दिया हुआ था, तो क्यों खड़ा हो? सही। तो सियासी पार्टियां असल में इस वजह से कमजोर होती हैं कि इनके अंदर खानदानों की अजारादारियां हैं। आप इन्हें अगर बनाएं अवामी पार्टियां, लोगों की पार्टी, यूअर्स पार्टी बनाएं, तो फिर इनके अंदर वो ताकत आएगी कि ये टैंकों के आगे लेट सकें। सही। इसका दूसरा रुख अगर हम देखें तो अभी तो आपने बात की कि हुकूमतें इस वजह से क्योंकि कमज़ोर होती हैं, सियासी हुकूमतों की बात कर रहा हूँ या जमहूरी हुकूमतें इस वजह से कमज़ोर होती हैं क्योंकि उनकी ग्रास रूट लेवल पर जो है वो मौसर उनकी यानी पहुँच नहीं होती या उनकी उस तरह जो है ना एक आशिकाना ताल्लुक जो होता है ना, वालिहाना ताल्लुक आशिकाना ताल्लुक नहीं होता। ठीक। लेकिन हम देखते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी कोई नई हुकूमत आती है, अपोजिशन जो यानी मौजूदा अपोजिशन है वो कल को अगर नई हुकूमत बन जाती है तो एक महसूस इस तरह होता है कि वो कहीं ना कहीं से डील करके आ रही है। तो इनकी फिर क्या मजबूरी है, ये बताइए, ये क्यों कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाते हैं? अच्छा, ये आने वाले जो ये भी बड़ी अहम बात है। देखें इसमें मसला ये है ना, एक बात तो ये है कि ये मुदब्बर नहीं है, जो मैं पहले बात कह चुका हूँ। ठीक, ये पॉलिटिशियंस हैं। एक लफ्ज़ उस वक्त तो मैंने वैसे मेरे आ गया था वो ठीक ही है कि जैसे एनिमल होता है ना, स्मेल करता है तो रिएक्ट करता है या मोटिवेट होता है, ठीक है। तो सियासतदानों का भी यही है, इशू नज़र आया एक्सप्लॉइट करो, मौका मिला एक्सप्लॉइट करो, अवेल करो, ठीक है। तो नुकसान कल क्या होगा उसको नहीं देखते।
सही, मतलब इतने दूर वो देखते, शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक, एक मसला तो ये होता है, ठीक है। दूसरा जो मसला होता है जो इससे ज़रा बड़ा है, वो ये होता है, ये समझ लें, जो चेंज मेरे और आपके दिल में है या लोगों के दिलों में है, जिसके हमने लोगों को वादे किए हुए हैं, वो असल में एक रेवोल्यूशन डिमांड कर रही है। सही, ठीक है, वो रेवोल्यूशन के बगैर वो चेंज नहीं आ सकती। ये तो तलपट करने का मामला है, और अगर आप तदरीजन लेके आना चाहते हैं तो 70 साल हो गए अभी नहीं आई। ठीक है ना, वो तो रिजीम चेंज नहीं है, क्लास चेंज का मसला है। ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर करने का मसला है। ये तो रेवोल्यूशन डिमांड करता है। पॉलिटिशियन जो है वो सिस्टम का बंदा है, उसने उस निजाम के अंदर खेलना है। अभी बड़ी प्यारी बात की है पिछले दिनों फजलुर रहमान ने, हम कोई इनकलाब थोड़ी ला रहे हैं। तो जब भी आप सिस्टम के अंदर हैं तो सिस्टम में स्टेक होल्डर हैं। ठीक है, ठीक है, आप जो भी हो जाए, या तो चीज जाएगी बिल्कुल क्लैश की तरफ, आप क्लैश अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो गिव एंड टेक, कंप्रोमाइज। सही, ठीक है, हमेशा ये देखा जा सकता है कि आपने बेहतर खेला है या नहीं खेला, गेन कितना किया है, लूज कितना किया है, ये बहरहाल आपकी टैक्टिस हैं, लेकिन प्रेमिसेस वही रहेंगे। जाहिर है उसके अंदर रहना है तो फिर गिव एंड टेक होगा। कभी भी आपकी पूरी बात नहीं मानी जा सकती। पूरी मनवानी है तो रेवोल्यूशन लेके आए, तो ये डील के बगैर नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है ना, डील तो होगी। आपको मतलब कुछ लोगों को जिनसे गलतियां हो गई हैं, कोई महफूज रास्ता देना होगा, नहीं देंगे, जिद करेंगे, तो फिर या तो आपको इख्तिदार में आने नहीं दिया जाएगा, आने दिया जाएगा तो डिस्टेबलाइज किया जाएगा। ठीक है ना, कमर में दर्द होगा, ठीक, बस वो जो भी होता है वो सारा कुछ चलेगा। तो नहीं तो आपने अगर स्मूथ सेलिंग करनी है तो डील करके आना पड़ेगा। हर एक के मफादात है ना, जैसे सियासतदान अगर उनके मफादात पे ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर जीटी रोड पे आते हैं, तो इसी तरह दूसरों के भी मफादात हैं, तो उनको तो जीटी रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सबको दीवाना बना सकती है मेरी एक हू। वो तो एक हू करेंगे, ये दो मिलाते चले हैं, ज़िया लगने कही थी बात। सही सही सही। तो चलिए खालिद साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज तक का शो। कल इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने इसी गुफ्तगू को की कंटिन्यूटी में चलेंगे, और जो मौजूदा इस वक्त के सियासी हालात हैं इस पर मज़ीद तफसील में खालिद साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।